जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPAG 171 यानी आपदा प्रबंधन। जो आपका सब्जेक्ट है इसमें मैंने लगभग 2 यूनिट पहले करा दी हैं और ये तीसरा यूनिट है। इसके बाद क्योंकि टाइम कम है तो यूनिट मैं नहीं करा पाऊँगा। उसके बाद मैं एक पूरी श्रृंखला लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं एक ही वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा डिस्कस किया जाए। सभी क्वेश्चंस के आंसर उसमें मैं डिस्कस करूंगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा अगर टाइम मिला तो मैं असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं मिला तो फिर बाकी आपको खुद ही देखना होगा। तो चलिए, यहाँ तक हम कर चुके थे। उसके बाद हम अब आते हैं अपने तीसरे यूनिट, जो कि आपका पर्यावरणीय समस्याएं यानी मानव निर्मित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इस यूनिट को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 है ब्लॉक 1 का और इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। देखिए, पर्यावरणीय समस्याएं प्राकृतिक आपदाओं अथवा मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न होती हैं। यानी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, आपदाएं जो हैं, वो प्रकृति के द्वारा भी आ सकती हैं और मानव के द्वारा भी। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, बड़े पैमाने पर माल की हानि होती है, जान की हानि होती है और तबाही आती है। इन आपदाओं के प्रभाव को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। तो मेन जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो इकाई जो हमारा यूनिट में दिया गया है वो ये है पर्यावरणीय समस्याएं यानी जो आपदाएं हैं। इन्हें आपदाएं भी आप कह सकते हैं, आपदाएं। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं यानी आपदाएं। तो ये मानव निर्मित भी होती हैं और प्राकृतिक भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि मानव प्राकृतिक आपदाओं में अगर बात की जाए तो बाढ़, चक्रवात, भूकंप, जंगल की आग, सुनामी, भूस्खलन। इसके अलावा मानव निर्मित आपदाओं में अगर देखा जाए तो वनोन्मूलन, पारितंत्र की हानि, वायु, जल तथा भू यानी मृदा का प्रदूषण जो होता है, जीवाश्म ईंधन का अपक्षय यानी कि रिसाव, जो तेल वगैरह का, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। जीवों में पीड़कनाशी पीड़कनाशी जो होते हैं, यानी कि जो हम बहुत सी जैव आवर्धन जैसी समस्याएं आती हैं, सांद्रण का बढ़ना, यानी एक जो जैव आवर्धन या सांद्रण होता है उसमें क्या होती है, जो प्रदूषण होता है या ऐसे पार्टिकल्स जो परमानेंट हैं, वो जिन्हें मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकते, जो पचाए नहीं जा सकते जीवों के द्वारा, वो एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं तो मात्रा उनकी बढ़ जाती है, तो ऐसे में मृत्यु या और घातक रोग लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ओजोन परत का क्षरण, जो ओजोन परत है उसको हानि पहुंचती है। मानव निर्मित आपदाएं एक तरीके से इसको कह सकते हैं, क्योंकि मानव के द्वारा ही प्रदूषण फैलाया जा रहा है और इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब इन सभी आपदाओं को हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर नीचे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या बातचीत है आगे की। चलिए, बाढ़, सबसे पहले हमने बाढ़ लिया है। तो भारत अनेक नदियों एवं उष्ण जलवायु वाला देश है, इसलिए विश्व के बाढ़ संभावित देशों में से एक है। जहाँ पर बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना है, उन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है भारत, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बहुत सारी नदियाँ हैं, झीलें हैं। ठीक है, और समुद्र से भी 3 तरफ से घिरा हुआ है। बाढ़ के कारण होने वाले विनाश के बारे में हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, बार बार हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि और आए दिन हम इसके बारे में सुनते हैं। कभी केरला में, कभी मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं मतलब बाढ़ आई रहती है। तो इसके बारे में हम खबर भी सुनते रहते हैं, क्योंकि अधिकतर नदियाँ मानसून के दौरान पानी से भर जाती हैं। मूसलाधार बारिश जब होती है तो नदियों में जो है पानी का जो प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो पानी नदियों से बाहर निकल आता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन इलाकों में जल निकास का उचित प्रबंधन नहीं होता, यानी जल की निकासी, जल का जो मैनेजमेंट है वो सही से नहीं होता, जिसके कारण पानी भर जाता है और ऐसे में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। पानी इकट्ठा होने लगता है तो लोग डूबते हैं और घर डूब जाते हैं। गाड़ियाँ, जो परिवहन तंत्र होता है, जो सड़कें होती हैं, वो सब डूब जाती हैं। तो इस तरह की आप समस्याएं यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह की स्थिति बन जाती है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसमें, भारत के लगभग सभी राज्य बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मानव यानी भारत में लगभग सभी राज्य में कहीं ना कहीं बाढ़ आ सकती है और संभावना होती है कि कहीं ना कोई भी ऐसा मतलब राज्य नहीं है जहाँ पर ये ना हो कि बाढ़ यहाँ पर इस राज्य में नहीं आ सकती। हर एक राज्य में कहीं ना कहीं पर बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है।
तो ऐसे ऐसे क्षेत्र देश के हर एक राज्य में है। मानव एवं पशु जीवन की हानि के अलावा प्रत्येक वर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। 75 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से जो है प्रभावित हो जाती है, जिसमें नुकसान होता है फसलों का, जिसमें फसलों, घरों एवं सार्वजनिक रूप से उपयोगी चीज़ों की बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये तथ्य भी बहुत रोचक है कि एक और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर हानि होती है, तो दूसरी तरफ ये मिट्टी की गुणवत्ता, देखिए बाढ़ जब आती है तो मिट्टी की गुणवत्ता तो बढ़ जाती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसको अगर नहीं देखा जाए सिर्फ एक ही फ़ायदा है, तो फ़ायदा बहुत कम है, एक है, और नुकसान बहुत ज़्यादा। तो उपजाऊ देखिए अगर गुणवत्ता बढ़ जाती है मिट्टी की और हम उसको फसल उगा लेते हैं, लेकिन ऐसे में जब कोई कॉलोनी पूरी बसी हुई तो इतना बड़ा माल की हानि उसमें होगी, जान की हानि होगी, तो उसकी भरपाई फसल की कुछ मात्रा के बढ़ने से नहीं की जा सकती। तो आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके सुरक्षा के उपाय यहाँ पर थोड़े से बताए गए हैं, प्रबंधन के उपाय बताए गए हैं। तो नदियों के किनारों पर आसपास जो है बड़े बड़े जो है हमें बैरियर बनवाने चाहिए, यानी एक तरीके से बॉर्डर बनाने चाहिए, जिससे पानी आसानी से बाहर ना निकले। अगर थोड़ा बहुत फ्लो बढ़ भी जाता है तो ऐसे में पानी बाहर ना निकले। नगरीय एजेंसियों द्वारा पानी के जो चैनल्स होते हैं, जो नालियाँ होती हैं, नाले होते हैं बड़े, उन सभी को अच्छे से सफाई करके रखें, क्योंकि पानी का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पानी अगर मैनेज होता रहेगा, पानी की निकासी होती रहेगी, तो समय पर जो है पानी मतलब कहीं पर भी पानी नहीं भरेगा, और ऐसे में पानी जब नहीं भरेगा तो समस्या बाढ़ की आएगी नहीं, क्योंकि बाढ़ की समस्या ये है कि पानी का ज़्यादा भर जाना। नदी से नदी और नाले से नाले तक जल की अधिक मात्रा का प्रवाह आसानी से हो पाए, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आसानी से पानी निकल जाए, नाले साफ़ हो जाएं, सब हर तरीके से कनेक्ट हो एक दूसरे से, तो तब ऐसी स्थिति हो सकती है। सार्वजनिक संस्थानों, स्कूलों, कार्यालयों, टेलीफोन एक्सचेंज, विद्युत आपूर्ति केंद्रों, रेलवे लाइनों, स्टेशन, सड़कों, रिहायशी इलाकों को इतनी ऊंचाई पर बनाया जाना चाहिए कि बाढ़ का पानी न पहुंच सके। यानी ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि जो आसपास की नदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र से काफ़ी ऊंचे क्षेत्र पर भराई करने के बाद, ठीक है, नीचे बेस मजबूत करने के बाद बड़े बड़े मतलब ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों पर, खासकर जो ये स्थान इसमें बताए गए हैं, ये जो स्थान है ऊंचे क्षेत्रों पर बनाने चाहिए, क्योंकि जो बाढ़ संभावित क्षेत्र है और अगर इन क्षेत्रों पर भी पानी भर जाता है तो हानि और ज़्यादा होती है। यानी अगर सड़कों पर भर गया पानी तो फिर भी एक तरीके से उसको कवर किया जा सकता है, इतना नुकसान नहीं होगा। मैदानों में भर जाता है तब ऐसे नुकसान नहीं होगा, पार्कों में भर जाता है पानी तब इतना नुकसान नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर स्कूलों में भर जाता है पानी तो बच्चों के लिए शिक्षा से इनसे संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। कार्यालय, जो सरकारी कार्यालय हैं या संस्थान हैं, टेलीफोन एक्सचेंज या विद्युत ग्रह, जो बिजली घर वगैरह होते हैं, उन में अगर पानी बच जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को, पूरे शहर को इसकी समस्या से जूझना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें अपने हम अगर कर सकते हैं, इस तरह के बंदोबस्त हम इसमें कर सकते हैं कि इन चीज़ों को ऊंचाई पर बना सकते हैं। उसके बाद बाढ़ रोधी भवन बनाने चाहिए, यानी कोशिश ऐसी करनी चाहिए जैसे भूकंप रोधी घर आपने सुने होंगे कि इतने मजबूत जिस पर भूकंप का असर ना हो, जो भूकंप के झटकों को झेल जाए। तो इसी तरीके से बाढ़ रोधी घर भी होते हैं जो आसानी से जो बाढ़ आती है वो नहीं मतलब उनको जो ढल जाते हैं, जो ढह जाते हैं घर, इतना मजबूत बनाने चाहिए घर, उनका बेस इतना मजबूत होना चाहिए कि बाढ़ आसानी से उसको जो है ढा ना सके। ठीक है। स्थानीय समुदायों एवं अधिकारियों के पास आपात स्थिति में लोगों का बाहर निकलने की योजना पहले से तैयार होनी चाहिए, यानी आपात स्थिति की पहले से ही तैयारी पूरी होनी चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है इन फ्यूचर और लोग कहीं किसी क्षेत्र में फंस जाते हैं तो ऐसे में क्या जो है स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, किस तरीके से लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निकास केंद्र की पहचान बहुत आवश्यक है तथा इनकी जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए, यानी कहाँ पहुँचना है लोगों को या कि कहाँ से निकलना है, किस तरीके से किन क्षेत्रों से निकल जाना है। अगर स्थिति ऐसे आ जाती है तो इन सभी की जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। भोजन एवं पेयजल की पूरी जो है पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि यदि बाढ़ आ जाती है, आपदा आ जाती है और ऐसे में लोगों तक, एक तो पहले ही लोग जूझ रहे हैं समस्याओं से, अपना घर खो बैठे हैं, अपने बहुत से परिवार के लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग खो बैठे हैं। तो ऐसे में उस समय उन्हें उन पर दूसरी सबसे भी जो बड़ी समस्या आती है, जो कि एक तरीके से फर्स्ट समस्या इसको कह सकते हैं, जो कि होती है खाने पीने की और घर की रहने की।
क्योंकि वो घर अपना खो बैठते हैं, उसमें वो ढह जाते हैं या नहीं रह पाते उस क्षेत्र में, तो ऐसे में समस्या उत्पन्न होती है। खाने पीने की आपूर्ति की, खाद्य सुरक्षा वहाँ पर जो है मतलब कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, पूरी तैयारी से इस चीज़ का पहले से ही प्रबंधन कर लेना चाहिए कि किस तरीके से अगर समस्या आ जाती है तो लोगों तक अच्छे से और कंप्लीट मात्रा में खाद्य सुरक्षा खाद्य का जो है खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा सकें। बाढ़ के कारण महामारी फैल जाती है, तो इस चीज़ को भी रोकने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, महामारी संक्रमित रोग जो बहुत तेज़ी के साथ एक विशाल क्षेत्र में फैल जाता है, इसको बोलते हैं महामारी, यानी लोगों से लोगों में फैलता है। तो ऐसे में जब पानी में समस्याएं आएंगी पानी के द्वारा, तो फिर बहुत सारे लोगों में जल्दी से फैल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अगली जो समस्या है, अगली जो आपदा है, वह है चक्रवात। भारत की तटरेखा बहुत विशाल है, यानी जो तटरेखा है, भारत की जो तटीय क्षेत्र है वो बहुत विशाल है। तीन तरफ से भारत जो है पानी से घिरा, समुद्र से घिरा हुआ है, परंतु ये बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में आने वाले तीन तीव्र चक्रवातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बंगाल की खाड़ी का इलाका तूफानी है एवं चक्रवातों से बार बार तबाह होता रहता है। देखिए, ये है भारत का नीचे का नक्शा। ठीक है, निचला दक्षिणी जो मैप है वो भारत का इस तरीके से है। तो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र ये है। ठीक है, और यहाँ पर देखा गया है कि चक्रवात जो हैं बहुत मात्रा में आ रहे हैं और तीव्र होते हैं बहुत ज़्यादा। चक्रवात अभी देखेंगे हम किस तरीके के होते हैं, नीचे मैंने पिक्चर भी इसमें लगाई है, देखी है। तो चक्रवात अत्यधिक कम दाब वाले क्षेत्र हैं जो अवनमन अथवा चक्रवातों यानी तूफानों, यानी एक तरीके से मान लीजिए आप, ये होते हैं समुद्री तूफान। ठीक है, समुद्री तूफान होते हैं, बहुत ही प्रचंड होते हैं, अंधड़ एवं तीव्र हवाएं इनमें चलती हैं, और मछलियों का जो समुद्री जीव है उन पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर तटीय क्षेत्र पर आ जाते हैं तो तटीय क्षेत्र पर जो शहर होते हैं, जो कॉलोनियाँ बसी होती हैं, उनको पूरा तबाह कर देते हैं। ठीक है, भारत में दो चक्रवात मौसम होते हैं। यानी दो ऐसे मौसम हैं जिनमें चक्रवात आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चक्रवात आते हैं, एक मानसून से पहले का मौसम है, अप्रैल और मई में आता है जो, और दूसरा मानसून के बाद का मौसम है जो अक्टूबर दिसंबर में आता है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल चक्रवात से संभावित सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। उड़ीसा का जो बालासोर जिला चक्रवात के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलते हैं चक्रवात। आपने 29 अप्रैल 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन के बारे में, यानी इसको चक्रवात को बोलते हैं साइक्लोन। तो 1999 में जो चक्रवात आया उसको एक तरीके से सुपर साइक्लोन का नाम दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा था और उसमें वायु की जो गति थी 270 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ा और तेज़ी से आने वाला समुद्री तूफान था। साथ ही 3 दिनों तक निरंतर मूसलाधार वर्षा होती रही। समुद्र का स्तर 7 मीटर ऊपर उठ गया था। यानी समुद्र जब चक्रवात आते हैं इस तरीके से, चक्रवात आते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो, एक मिनट। ठीक है, देखिए इस तरीके के चक्रवात होते हैं, स्पेस से देखने में कुछ इस प्रकार के लगते हैं। तो आप देख सकते हैं आसपास की सारी हवा, सारा बादल, सारा पानी जो है एक ही क्षेत्र में एक तरीके से एक आँख सी बन जाती है। और जब ये आते हैं तो इस तरह की स्थिति बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना विनाश होया हुआ है, सब चीज़ तहस नहस हो चुकी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चक्रवात के कारण होती हैं। अगली जो हमारी आपदा है वो है भूकंप। ठीक है, भूकंप एक सामान्य परिघटना है। भूकंप पृथ्वी की सतह में अचानक उत्पन्न होने वाला कंपन है। हम अहमदाबाद के निकट भुज एवं अंजार में आए भूकंप से परिचित हैं। 28 जनवरी 2002 में आया था। भूकंप के कारण जान व माल की अत्यधिक नुकसान होता है। 30 सितंबर 1993 में लातूर यानी महाराष्ट्र में है ने भी इसी तरह की त्रासदी झेली थी। भूकंप एक सामान्य परिघटना है। अधिकतर भूकंप तो ऐसे ही होते हैं जो कि हमें महसूस भी नहीं होते, यानी बहुत सी बार बहुत हल्का सा भूकंप आता है। जैसे बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पता भी नहीं लगता भूकंप का ज़्यादातर। और जो बड़े भूकंप होते हैं, देखिए भूकंप का जो मापन है वो रिक्टर स्केल पर किया जाता है, तो उसी के आधार पर बताया जा सकता है कि भूकंप कितना विनाशकारी होगा। तो अधिकतर भूकंप ऐसे आते हैं इसमें जो कि हमें महसूस तक नहीं होते, या महसूस हल्के फुल्के उसको महसूस किया जा सकता है बस। यानी बड़ी तादाद जो बड़े और विनाशकारी भूकंप आने की जो संभावना है इस क्षेत्र में भारत में वो बहुत कम है। ठीक है, तो अधिकतर भूकंप यहाँ पर ऐसे आते हैं जो हल्के फुल्के होते हैं, जिनसे ज़्यादा विनाश नहीं होता, लेकिन कभी कभी बड़े भूकंप भी आ जाते हैं।
अधिक तीव्रता के भूकंप भवनों को हिला देते हैं, यानी जो अधिक तीव्रता वाले भूकंप होते हैं वो पूरे भवनों को हिला देते हैं। जो भी जो स्ट्रक्चर बना रहता है मैदान, जो भूमि पर, जैसे हो सकता है स्कूल कॉलेज, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं तो उन सब को हिला देते हैं वो। उनकी दीवारों को ईंटें जो होती हैं वो खिल जाती हैं, ढल जाती हैं, ठीक है, ढीली पड़ जाती हैं। दीवारों के गिरने के कारण जान माल की हानि होती है। ऐसे में लोग उनमें जो होते हैं काम कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। ऐसे में अचानक अगर रात को भूकंप आ जाए, ऐसी कभी भी आ सकता है, उसका कुछ पता नहीं लग सकता, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हो सकती है, लोग घायल हो सकते हैं, जान की माल की हानि हो सकती है। भूकंप के कारण पानी के पाइप फट जाते हैं, बिजली की लाइनें ध्वस्त हो जाती हैं, सड़क और रेल मार्ग ग्रस्त जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये देखिए एक ऐसा, यानी एक ऐसी आपदा है जो अगर ये आ जाती है तो ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और लोगों तक पहुंचना, जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर भूकंप किसी क्षेत्र में आया तो वहाँ पर एक तो जो परिवहन तंत्र है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, जो सड़कें आसपास की वो सभी तहस नहस हो जाएंगी, तो वहाँ तक राहत सामग्री नहीं पहुँचाई जा सकती। इसके अलावा जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर, कि जो जो संपर्क या कम्युनिकेशन के जो चीज़ें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं, पानी नहीं रहता, पानी के जो पाइप हैं वो फट जाते हैं। ऐसे में भूकंप अगर आता है तो यदि कोई शहर में टंकी बनी हुई है, बड़ी बड़ी जो टंकियाँ होती हैं, अगर वो कहीं ना कहीं गिर गई तो बाढ़ की समस्या भी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। भूकंप की तीव्रता का संबंध ऊर्जा की उन मात्रा से है जो कि पृथ्वी के अंदर है, यानी जो भूकंप है वो नीचे जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा है उससे कनेक्ट करके इसको देखा जाता है, वहीं से उत्पन्न होता है। ज़मीन के बिल्कुल नीचे से अंदर से होता है और अंदर से आते आते बाहर तक ये कंपन पहुंच जाता है। जब बड़ा ज़्यादा भूकंप होता है तो मतलब ज़्यादा रिक्टर स्केल पर अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब भूकंप ज़्यादा मतलब ज़्यादा विनाशकारी है, ठीक है। तो जो आंतरिक चट्टानें हैं वो जो आपस में टकराती हैं उससे कंपन पैदा होता है। भूकंप की तीव्रता को सिज्मोग्राफ नामक उपकरण से नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को, जो भूकंप की जो तीव्रता है उसको सिज्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर भी मापा जाता है। इस स्केल का प्रसिद्ध वैज्ञानिक CL रिक्टर के नाम से किया गया। इसका जो नाम रखा गया था वो CS रिक्टर ने इसका जो आविष्कार किया था, जिनके नाम पर इसका नाम है। तो रिक्टर स्केल इस तरीके की हमें जानकारी देता है। अगर 3 पॉइंट इसमें आ जाते हैं तो कोई हानि नहीं है इतनी बड़ी। अगर 5 आते हैं तो पुराने जो भवन है, इसमें जो पुराने बने हुए घर हैं उनको, उनके ढहने की संभावना है, उनको हिलने की संभावना है, उनके में दरार आने की संभावनाएं हैं। अगर 7 पर आ जाता है, रिक्टर स्केल पर 7 संख्या दिखा देता है किसी भूकंप की, तो सड़कों में दरारें आ सकती हैं ऐसे में। और अगर 8 से अधिक है तो भवनों का गिरना, ध्वस्त होना, चाहे पुराने हो नए, और बड़ी तादाद में जो बड़े संख्या में नुकसान है वो उसको देखने को मिलेगा। भयंकर भूकंप के अगर प्रभाव देखे जाएँ तो आपने हाल ही में 18 सितंबर 2011 की सिक्किम में आए भूकंप के विनाश को टीवी अथवा प्रिंट मीडिया में देखा होगा। तो 2011 में इस तरह का भूकंप आया हुआ है जो कि सिक्किम में आया था। भूकंप से संबंधित अधिकतर समस्याएं भवनों एवं इसके प्लास्टर के क्षतिग्रस्त होने से पैदा होने वाले मलबे एवं अन्य वस्तुओं के गिरने से उत्पन्न होती है। यानी जो घर होते हैं जब वो ध्वस्त होते हैं, गिरते हैं, तो उनमें जो प्लास्टर लगा होता है उससे प्रदूषण भी फैलता है और ऐसे में पूरा शहर में जो है स्थिति ख़राब होती है। बिल्डिंग एक के ऊपर एक इस तरीके से गिरने लगती है। आपने फिल्मों में देखा होगा इस तरह की चीज़ें रियलिटी में हो जाती हैं जब बड़ा भूकंप आता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जो है सड़क फट चुकी है और किस तरह के यहाँ घर जो हैं वो ढह गए हैं, पूरे इमारतें की इमारतें ढह जाती हैं। सुरक्षा के अगर उपाय देखे जाएं तो सड़कों, भवनों, बांधों, पुलों इत्यादि के बनाने के आधुनिक जो भूकंप रोधी वास्तुशिल्प है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे लोहे के बांध बनाने चाहिए और जो सड़कें हैं उनको में भी कुछ ऐसी सामग्री, जैसे प्लास्टिक सड़कें आज के टाइम में चल रही हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनमें दरार आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
भूकंप आने पर अपने आप को जितना संभव हो सके सुरक्षित रखा जाए, इसकी प्रशिक्षण देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भूकंप कम तीव्रता के होते हैं, परंतु उनके बाद अधिक तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। तो भूकंप यदि अगर आ गया है तो अपने घर से तुरंत निकलें और ऐसे मैदान क्षेत्र में पहुंच जाएं जहां पर आसपास से कुछ चीज़ आपके ऊपर गिरने की संभावना न हो। ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लो रात को या किसी भी समय कोई भी भूकंप आ जाता है हल्का फुल्का और आप उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है और वहाँ से बचने की कोशिश करनी है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पहले हल्का भूकंप आया, जो कंपन होता है पहले हल्का कंपन आ जाता है, उसके बाद फिर एकदम बड़ा भूकंप आ जाता है, तो ऐसे में समस्या उत्पन्न हो सकती है। केवल नज़दीकी सुरक्षित स्थान के लिए ही प्रस्थान की, यानी एकदम कोशिश ना करें कि पूरे शहर से बाहर निकलने की कोई इस तरह की कोशिश ना करें। आसपास चीज़ों को देखें, आसपास ऐसे स्थान को ढूंढें जहां पर आप सुरक्षित हो सकते हैं। बस इतना ही आपको जो है प्रबंधन करना है। या ये नहीं कि आप अगर आप भूकंप हल्का फुल्का महसूस किया कि पूरा शहर छोड़कर चलने की पूरी कोशिश कर दी, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आसपास अगर मैदान है उसमें जाइए, आसपास कोई ग्राउंड है, कोई खाली पड़ी ज़मीन है, उस पर आप जा सकते हैं जहाँ पर आसपास से कुछ चीज़ें गिरने की संभावनाएं बहुत कम हो। तो जब तक भूकंप रुक न जाए तब तक आप अपने आप को सुरक्षित महसूस न करें और अंदर ही रहें, उसी क्षेत्र पर रहें। अगर आप आसपास ऐसी चीज़ नहीं है तो किसी चीज़ के, अगर आप किसी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं और निकलना संभव नहीं है तो ऐसे में किसी चीज़ के नीचे छिप जाइएगा जो मजबूत हो, जिससे कि ऊपर से अगर कोई छत गिर जाती है या ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो आपको ज़्यादा चोट न लगे, आप चाहे वहीं पर फंसे रहें, उसके बाद आप राहत टीम के द्वारा निकाल ले जाओगे। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर देखिए जो प्रबंधन किए जाते हैं वो बताए जाते हैं कि तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, शीशों की खिड़कियों दरवाज़ों आदि बिजली इन सभी चीज़ों के आसपास न खड़े हों, चीज़ें से दूर रहें, क्योंकि बहुत से बार हो सकता है शीशा टूटकर आपके ऊपर गिर सकता है या दरवाजे टूट कर गिर सकते हैं। अगर आप कहीं खड़े हो, दरवाज़ा टूट कर या खिड़की टूट गई तो आप बाहर गिर सकते हो, तो ऐसे में स्थितियाँ ख़राब हो सकती हैं। वृक्ष आपके ऊपर गिर सकता है, तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहें अगर इस तरह की घटना हो जाती है। यदि आप किसी बहुमंजिलीय भवन के अंदर हैं तो लिफ्ट का उपयोग न करें, क्योंकि लिफ्ट बहुत सी बार फंस जाती है और ऐसे में समस्या उत्पन्न हो सकती है, एकदम गिर सकती है नीचे वो। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह की जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन्हें हम रोक नहीं सकते, इन्हें कम नहीं कर सकते। हाँ, इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं अपने ऊपर, जो हमें इनसे नुकसान होने वाला है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के उपायों को अपनाकर। इसके बाद आता है जल की अग्नि, यानी वन अग्नि जिसको बोलते हैं, जंगलों में जो आग लग जाती है। प्रागैतिहासिक समय से ही जो जंगल में आग का सदैव साथ रहा है, यानी पुराने टाइम से ही इसमें जो है ये एक बड़ी समस्या है। इसको रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से जंगल ऐसे होते हैं, मान लो सूखा है, वहाँ पर पत्तियाँ पड़ी हैं और ऐसे में कोई पत्थर किसी दूसरे पत्थर से खिसक कर टकरा जाता है। ऐसे में हल्की फुल्की अगर चिंगारी भी मिल जाए या मानव के द्वारा कोई इसमें हस्तक्षेप हो, हल्की फुल्की जो है आग कहीं से उसको पकड़ ली जाए किसी पत्ती के द्वारा, तो ऐसे में पूरे जंगल में आग लगना बहुत ही आसान हो जाता है और ऐसी स्थिति में बड़ी से बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या है एक तो वो है कि जो उस क्षेत्र में जीव रह रहे थे, जो लोग उस क्षेत्र में रह रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। ऐसे में इसके अलावा जो प्रदूषण है वो बहुत बड़ी तादाद में फैलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो जो पेड़ थे उनका नुकसान हुआ। पेड़ हमें भोजन देने वाले थे, या हमें अगर बिना भोजन की भी अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक तो हमें ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर होगी, जो ऑक्सीजन हमें मिलने वाली थी, हमारे पर्यावरण को मिलने वाली थी, उसकी कमी हो जाएगी। दूसरा, जो पेड़ों के अंदर होता है, लकड़ियों के अंदर होता है कार्बन निकल जाएगा, जो ब्लैक कार्बन होता है, इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं। तो ब्लैक कार्बन जब निकलता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो मैंने इसे बिना पढ़े आपको आई होप कि अच्छे से समझा ही दिया है। इस तरह की चीज़ों को आप इतना पढ़ने के बाद आसानी से लिख सकोगे। जल की आग के प्रभाव मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, इसमें आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। अगर रोकथाम की बात की जाए तो रोकथाम इसमें हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि क्या है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान सूखे पत्ते, टहनी आदि को हटा दे जाए। यानी जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान, यानी जो उससे पहले जब पतझड़ होता है और पत्तियां झड़ जाती हैं, तो जब सूखी पत्तियों में सबसे ज़्यादा आग लगती है। तो ऐसे में जब पतझड़ वगैरह हो जाए तो
तो ऐसे में उन पत्तियों को वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए, नियमित रूप से उसको हटाना चाहिए। और फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए, आसपास जंगलों के आसपास फायर ब्रिगेड वाले होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी के उनके पास मतलब जो उपकरण हैं वो होने चाहिए, जिससे कोई भी अगर समस्या एकदम आए तो उसको वहीं के वहीं वो दबा दें। क्योंकि आसपास से आने में कम टाइम लगता है, अगर दूर है, जंगलों से बहुत दूर है, तो फायर ब्रिगेड इतने पहुंचेगा तो इतने में समस्या विकट हो सकती है और हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो ऐसे में आसपास ही फायर ब्रिगेड वालों को रखना चाहिए। पानी छिड़क कर आग को बुझाने का प्रयास करें अथवा अग्नि क्षेत्र के चारों ओर खुदाई करें। यानी अग्नि क्षेत्र के चारों ओर खुदाई से जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो अगर खुदाई कर दी जाएगी जेसीबी के द्वारा या किसी भी तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों के द्वारा, तो जो अग्नि है वो फिर आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ज़मीन के माध्यम से ही पहुंचती है। ज़मीन पर जो पत्तियां बिछी होती हैं वो जलती चलती हैं और फिर उनसे पेड़ों में आग लगती है। तो ऐसे में अगर गड्ढा खोद दिया जाएगा और वहाँ से जो जहाँ पर आग लगी उस क्षेत्र से आसपास की जो पत्तियां हटा दी जाएंगी, तो ऐसे में समस्या कहीं ना कहीं आसान हो सकती है, उससे बचा जा सकता है। उसके बाद आता है पशुओं एवं अन्य सचल वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। जलती हुई बीड़ी, सिगरेट या लकड़ी की तिल्ली आदि इधर उधर न फेंकें। यदि आग लगी हो तो जंगल में प्रवेश न करें। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बचाव कर सकती हैं इस तरह की आपदाओं से। अगली जो आपदा है वो है सुनामी। ठीक है, अगली आपदा है हमारी सुनामी। सुनामी जापान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव, यानी एक बड़ी एक तरीके से तरंग। इसके अंतर्गत भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण अत्यधिक मात्रा में पानी स्थानांतरित हो जाता है, यानी जो पानी है वो तटीय क्षेत्रों पर स्थानांतरित हो जाता है बड़ी मात्रा में, और तरंगों के माध्यम से उस क्षेत्रों में फैल जाता है जो तटीय क्षेत्र होते हैं। सुनामी समुद्र के अंदर भूकंप आने के कारण उत्पन्न होती है। प्राकृतिक अवरोध जैसे तटरेखीय वृक्ष सुनामी के प्रभाव को कम करते हैं। यानी इसमें देखिए हम उपाय जो है वो कर सकते हैं कि हमें आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर एक तो बॉर्डर के तौर पर हमें दीवार बनानी चाहिए। साथ ही पेड़ों का जितना ज़्यादा हो सके उस इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं जो सुनामी का रफ्तार है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको सह लेते हैं और आगे उसको नहीं बढ़ने देते, तटीय क्षेत्रों में अंदर नहीं जाने देते। तो इस तरह की बातचीत हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सुनामी है, अगर यहाँ पर बड़ा सा जो है दीवार बनाई जाए और उससे आगे फिर बहुत बड़ी मात्रा में कुछ अच्छी मात्रा में यहाँ पर पौधे लगाए जाएँ, बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाएँ, तो कहीं ना कहीं इसकी जो समस्या है इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए यहाँ पर पेड़ हैं और यहाँ पर भी पेड़ हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूखा है या ये क्षेत्र बचा हुआ है, या ये क्षेत्र आप बचा हुआ है, लेकिन ये जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पानी आसानी से भर गया है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हालांकि इतना प्रभावकारी नहीं है, बड़े मात्रा में यहाँ पर पेड़ पौधे या बड़े जो पेड़ स्पेशल होते हैं, जिसे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ होते हैं जो कि बड़ी मात्रा में जो सुनामी होती है उसकी तरंग दैर्ध्यों को कंट्रोल कर लेते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते इन चीज़ों को। उसके बाद आता है भूस्खलन। भूस्खलन भी एक बड़ी विपदा है। हर मानसून में प्राय हम ये समस्या देखते हैं, सुनने में आती है कि भूस्खलन हो गया है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण राजमार्ग अथवा अन्य रास्ते बंद हो जाते हैं। भूस्खलन में चट्टानों यानी जो परिवहन तंत्र है, सबसे बड़ी समस्या है कि परिवहन तंत्र नष्ट हो जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जब भूस्खलन आ जाता है तो ऐसे में समस्या हो जाती है। 1 मिनट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे भूस्खलन की। तो भूस्खलन कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, क्योंकि राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जाती, और ऐसे क्षेत्रों में जो जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के द्वारा या हवाई जो सहायता है वो नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पहाड़ ऊंचे होते हैं और वहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह या एरोप्लेन वगैरह आसानी से नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह की
चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में फंसे लोग भी जो है उन तक चीज़ें पहुंचाना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो परिवहन तंत्र है सबसे बड़ी बाधा जो है परिवहन तंत्र में आती है। ऐसे में जो माल की हानि तो हम कहेंगे बहुत कम होती है, जान की हानि भी बहुत कम होती है अगर पहाड़ी क्षेत्र में जो भूस्खलन है वो आता है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है इसमें परिवहन तंत्र की है, क्योंकि परिवहन तंत्र को बनाने में ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में बस्तियाँ वगैरह बहुत कम होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में उनका इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन जो रास्ते बने होते हैं, राजमार्ग बने होते हैं, जब वो नष्ट हो जाते हैं या टूट फूट कर पूरा वो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे क्षेत्रों में समय भी लगता है उन्हें दोबारा बनाने में। तो बहुत ही मुश्किल से एक तो बनाए जाते हैं, और ऐसे में अगर वो ख़राब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से या बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में जो व्यापार है वो बंद हो जाता है। जो एक शहर से दूसरे शहर को, उस क्षेत्र में उस एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को उस माध्यम से जोड़ता है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है, आगे तक चीज़ें पहुंचाई नहीं जा सकती। तो इस तरह की समस्याएं भूस्खलन के कारण पड़ती है। तो भूस्खलन यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहाड़ी क्षेत्रों में आता है, जैसे कि ये पूरा रोड था और यहाँ भूस्खलन हुआ तो यहाँ पर पूरा ये ब्लॉक हो गया है, जैसे लोग जा नहीं सकते आगे। और इसी तरीके से ये कुछ थोड़ा बड़ा भूस्खलन आया, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरा जो है रोड समाप्त हो गया है। ऐसे में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और इन्हें बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, जाम हो जाता है। आगे जो चीज़ें हैं वो है पर्यावरण से जो यानी जो हमने इसमें शुरुआत की थी कि प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं सभी देख ली हैं, जिसमें भूस्खलन, बाढ़, सुनामी और भूकंप आदि ये सभी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा और बेहतरीन कंटेंट है जिसको आपको देख लेना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं मानव निर्मित जो आपदाएं हैं। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदा है जनसंख्या, यानी जनसंख्या को एक तरीके से, बढ़ती जनसंख्या को एक तरीके से आपदा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों पर पूरा जो है इसका दबाव पड़ता है। संसाधनों पर यदि दबाव पड़ेगा तो ऐसे में स्थितियाँ ख़राब होंगी और संसाधन की कमी हो जाएगी। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज, वो आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएगा, और साथ ही खाद आपूर्ति नहीं हो सकती, पर्याप्त मात्रा में उन लोगों तक रोज़गार नहीं पहुंचाया जा सकता, पर्याप्त मात्रा में पानी, स्वच्छ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। साथ ही फसल पर भी पूरा इसका प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो एक तरीके से इसको भी जो है आपदा के रूप में देखा जा सकता है। बाकी जो एक्चुअल मात्रा है, जो एक्चुअल में आपदाएं हैं, उनको वनोन्मूलन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। वनोन्मूलन है एक, तो उसके बाद है जलवायु प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तीनों प्रदूषण आते हैं। उसके बाद जीवाश्म ईंधन, कोयला और पीड़कनाशियों के सांद्रण के कारण जैवावर्धन होता है। जो बायो मैग्नीफिकेशन मैंने बताया था, एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचती हैं चीज़ें, वही चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ओजोन परत, देखिए मुझे लगता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इन सभी चीज़ों को यहीं पर समझाने की। बाकी PDF आपको मिल जाएगी, आप इसमें पढ़ लीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको इन्हें यहीं समझा दूँ। ठीक है, इसी पेज पर। चलिए देखिए, सबसे जो पहली चीज़ है हमारी वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का तात्पर्य किस चीज़ से है, देखिए थोड़ा सा इसमें चित्र देखेंगे हम। देखिए इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो वनोन्मूलन होते हैं, यानी वनों का ह्रास। वन जब हम बड़ी मात्रा में काटते हैं, वनों का विनाश करते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर हम कंपनियाँ लगा देंगे। साथ ही ज़मीन हमें जब ज़मीन की कमी होती है तो जो फॉरेस्ट होते हैं हम उनको ख़त्म करते हैं, काटते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए फ़ॉरेस्ट को काटते हैं। तो ऐसे में जब वनोन्मूलन होगा तो आप इसके बारे में जितना चाहे उतना लिख सकते हो कि जब वनोन्मूलन होगा तो ऐसे में एक तो जो पेड़ थे उस क्षेत्र में वो कम हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। दूसरी बात, जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब कर रहे थे, जो ग्रहण कर रहे थे, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ही रहेगा और प्रदूषण फैलाएगा, और जैसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगा, जलवायु परिवर्तन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों में जाना था वो नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित होंगी या इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर वहाँ पर बनेगा, उससे कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी। समस्याएं क्या होंगी कि बड़ी मात्रा में जो प्रदूषण है वो फैलेगा। ठीक है, तो देखिए नुकसान कितना है।
अगर कोई क्षेत्र है, एक तो वो वहाँ पर वो कुछ अच्छी चीज़ हो रही थी पेड़ के होने से, कि वो हमें फल दे रहा था, सब्जियाँ दे रहा था, इसके अलावा ऑक्सीजन दे रहा था, और जो हमारी नुकसानदेह चीज़ है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो बड़ी जिसकी बढ़ी हुई मात्रा नुकसानदेह है, अगर पर्यावरण में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो प्रदूषण मानी जाती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए भी और बहुत सी चीज़ों के लिए, लेकिन ज़्यादा बढ़ी हुई मात्रा इसका एक प्रदूषण माना जाता है। तो जो बढ़ी हुई मात्रा उसको ग्रहण करते हैं पौधे। तो कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए तो जो जहाँ पर जिस क्षेत्र पर पेड़ थे, पहले जंगल था, वो कहीं ना कहीं बहुत ही लाभकारी जगह थी। अब यदि पेड़ों को काट दिया जाएगा तो कार्बन सिंक एक तरीके से माना जाता है पेड़ों को, कि कार्बन वो ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एक तो वो नहीं ग्रहण करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन हमें वो जहाँ से उस क्षेत्र से जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, हरियाली एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जो वहाँ उस क्षेत्र में आवास था, जनजातियों का आवास था, और जो लोग वहाँ पर रहते थे, जो घर एक दो वहाँ पर बने हुए थे, कुछ मात्रा में जो बस्तियाँ वहाँ पर बसी हुई थी, या सबसे बड़ी चीज़ जो जैव विविधता है वहाँ पर, जो जीव वहाँ पर, जानवर वहाँ पर रह रहे थे, उनका पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा आवास। और जो वहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित होगा, उससे जो प्रदूषण होगा वो अलग। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो इससे वन उन्मूलन से। अगली जो चीज़ है वो है प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है। तो मृदा प्रदूषण में आप जितना चाहें उतना लिख सकते हो। अगर आपके प्रदूषण में एक भी क्वेश्चन आ जाता है तब आप वहाँ पर खूब जितना चाहे लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है प्रदूषण में, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला जो चीज़ है जीवाश्म ईंधन, यानी जीवाश्म ईंधन इस तरीके से जो प्राकृतिक ईंधन हमें मिलता है प्रकृति से, जैसे तेल, पेट्रोलियम निकलता है, कोयला है, प्राकृतिक गैसें हैं, ये सब कहाँ से मिलती हैं? प्रकृति देती है। और इनका जो बनना है, ठीक है, देखिए जब इनके कारण जो है प्रदूषण फैलता है। जब हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे कि कोयला भी एक कार्बन सिंक है, ठीक है, कोयले में कार्बन होता है, वो कार्बन को एब्जॉर्ब किए हुए ज़मीन में धंसा हुआ था लाखों करोड़ों साल से, हज़ारों साल से, करोड़ों साल से। लेकिन जब हम उसे निकाल कर जलाएंगे तो एक तो जो कोयला भंडार है वो ख़त्म होगा, दूसरी चीज़ जो कोयले में कार्बन था अब वो मुक्त होगा, और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी करने में जो है कहीं ना कहीं भागीदार होगा। तो इस तरह की समस्या आएंगी। दूसरा जो जो तेल है वो भी इस तरीके से ही है कि जो तेल है वो एक तो संसाधन है प्राकृतिक, और लाखों करोड़ों साल में जाकर बनता है। ऐसी प्राकृतिक गैसें बहुत ही बड़ी एक टाइम में बनती हैं, बहुत ही बड़े एक पीरियड में बनती हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और जब हम बड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं सतत विकास नहीं हो पाता, और आगे वाली जो आने वाली हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए ये चीज़ें ख़तरे में आ जाती हैं। हम बहुत सी बार इतनी स्थिति है, जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कहीं ना कहीं कि कोयले की कमी आ रही है। तो ऐसे में स्थितियाँ ख़राब होंगी जब हम इन संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और एक तो इनका भंडारण ख़त्म होगा, दूसरा ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें मानव निर्मित आपदाएं के नाम से, जो इनसे निर्मित आपदाएं हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो मानव निर्मित आपदा का इसी वजह से इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मानव के द्वारा फैलाया जा रहा है प्रदूषण। उसके बाद है जीवों में जो सांद्रण है और जैव आवर्धन है वो बढ़ना। देखिए मानव के द्वारा ऐसे पदार्थों का, ऐसे केमिकल्स का, ऐसे जो पार्टिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जगह इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जो यानी एक तरीके से ऐसा पार्टिकल जो ख़त्म नहीं हो सकता, जैसे प्लास्टिक हुआ, डीडीटी हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे या परमानेंट एक होता है PAN, इस पैरेट्रिक एसिड, इस तरीके से इसका कुछ नाम होता है। देखिए PAN इसका आप लिख सकते हैं तो काफ़ी बेहतर है। PAN पैन, DDT और प्लास्टिक होती है। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी मानव पचा नहीं सकता, या कोई भी जीव पचा नहीं सकता। तो ये अगर पचा सकता है जैसे प्लास्टिक को, तो जो प्लास्टिक है वो प्रदूषण में अगर एक बार पर्यावरण में अगर आ गई तो लाखों सालों तक, हज़ारों सालों तक वो ऐसी रहेगी, और ऐसे में समस्या उत्पन्न करती रहेगी वो। तो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें पर्यावरण में हमारी आती हैं, मान लीजिए कछुआ है, ठीक है, कछुआ है, कछुए ने जो DDT है या उसके कुछ ऐसी कोई जो पार्टिकल्स हम बात कर रहे हैं उनका कोई खा लिया, उसके पेट में 2 ग्राम पहुंच गया है। और ऐसे 4 कछुओं को कोई एक बड़ा जो मछली है या कोई इस तरह की जो चीज़ है जो उन्हें खाती है, वो खा जाती है 4 कछुओं को। तो जो 4 कछुओं के अंदर 2-2 ग्राम वो जो DDT या इस तरह की प्रदूषण था,
वो दूसरे जो जीव जिसने 4 कछुए खाए हैं उसमें पहुंच जाएंगे। यानी एक कछुए में 2 ग्राम, तो 4 कछुओं में 8 ग्राम, तो 8 ग्राम अब जो जलीय जीव है उसमें पहुंच जाएंगे। और इस तरह के जलीय जीव को किसी बड़े जीव ने खा लिया, 3-4 जीव खा लिए, तो ऐसे में 8 8 दूनी 16, 8 24, या जितने भी वो खाता जाएगा उतने ही मतलब बढ़ता जाएगा। तो इस क्षेत्र को, इस चीज़ को बोलते हैं, सॉरी क्षेत्र बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बोलते हैं जैव आवर्धन, यानी बायो मैग्निफिकेशन। यानी एक जीव से प्रदूषण जब दूसरे जीव में पहुँचता है तो उसकी मात्रा बढ़ती है। ठीक है, यानी पहले यहाँ पर इतना था, अब इतना हो गया है, और अब अगले पीढ़ी तक, अगली जो जो चेन है, फूड चेन, वो इतना हो गया है। तो ऐसे में स्थिति खराब होती है, जीवों में जो रोग है वो फैल जाते हैं। और ऐसे में देखिए ये सिर्फ जलीय जीवों तक ही सीमित नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य भी मछलियाँ खाते हैं और मछलियों का सेवन करते हैं, समुद्री जीवों को खाते हैं। तो ऐसे में वो मनुष्यों में पहुँचेगा, और मनुष्य से फिर मनुष्य में अगर वो आ गया तो ऐसे में मनुष्यों को रोग हो सकते हैं, या बहुत सी इसमें समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, मानव निर्मित प्रदूषण आपदाओं के कारण। और ओजोन परत का ह्रास, जैसे मैंने ऊपर बताया है, ओजोन परत, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, मीथेन हुआ, कार्बन हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, जो कि रेफ्रिजरेटर में पहले इस्तेमाल होती थी, हालांकि अब तो नहीं होती, CFC की है, फिर इस तरीके से HFC आया। तो ये सब इस तरह की गैसें हैं जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जानी जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें का जो उत्सर्जन है वो मानव के द्वारा होता है, जो कि ऊपर जाकर ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये सब हुए मानव निर्मित आपदाएं। और प्राकृतिक आपदाएं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो BPAG 171 पर और बनाऊंगा। ये यूनिट की जो वीडियो है मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 यूनिट करा दी हैं। आगे भी यूनिट हैं, मैं नहीं कहता कि मैंने सभी इंपॉर्टेंट यूनिट करा दी। यूनिट हैं आपके बहुत सारे बच्चों यूनिट, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं करा पाऊँगा। मैं इसमें अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ की पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन पेपर है आपका दिसंबर वाला, उसको मैंने लिया है और कंप्लीट उसको एनालाइज़ किया है, हर एक उसके क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। तो उस चीज़ को वहाँ पर आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी सी जो नज़र है अपनी असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर भी बनाए रखनी है, क्योंकि असाइनमेंट से और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं, और इस बार भी आने की संभावनाएं हैं। तो अगर आप कर लोगे उनको कवर तो बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।